नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ रेनी। अब 1 अप्रैल 2025 यानी आज से आपकी जेब पर सीधा असर पड़ने वाला है। जी हां, आज से नया बजट लागू होने जा रहा है और इसके साथ ही आ रहे हैं 6 बड़े बदलाव। देश में आज से टैक्स में राहत, सस्ते महंगे सामान से लेकर विदेश में पढ़ाई तक सब कुछ बदलने वाला है। दरअसल 1 फरवरी को केंद्र की मोदी सरकार ने जो बजट पेश किया था वो अब आज से एक्टिव हो जाएगा, जिसे आसान भाषा में आज हम आपके लिए ब्रेक डाउन करने वाले हैं और कुछ सवालों के साथ इस मुद्दे पर आज की चर्चा करेंगे कि आपको इन नए नियमों से कितना फायदा या कितना नुकसान होने वाला है। लेकिन उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। एक अप्रैल से देश भर में कई बड़े बदलाव होने वाले हैं, जिनका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ सकता है। बजट 2025 में सरकार ने मिडिल क्लास को राहत देते हुए टैक्स स्लैब में कई बदलाव किए थे, जिसमें टैक्स स्लैब में बदलाव से लेकर टीडीएस, टैक्स रिबेट और अन्य चीजें शामिल थी। वहीं पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह पर नए इनकम टैक्स बिल का प्रस्ताव भी रखा गया था। टैक्स स्लैब में सभी बदलाव 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे। नए टैक्स स्लैब के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले व्यक्तियों को टैक्स का भुगतान करने से छूट दी जाएगी। इसके अलावा वेतनभोगी कर्मचारी 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन के लिए पात्र होंगे। इसका मतलब है कि 12,75,000 रुपए तक की वेतन आय अब टैक्स से मुक्त हो सकती है। हालांकि यह छूट केवल उनके लिए है जो नए टैक्स विकल्प को चुनेंगे। अगला बदलाव यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई से जुड़ा हुआ है। अगर आपका नंबर यूपीआई से जुड़ा हुआ है और आपने काफी समय से यूपीआई का उपयोग नहीं किया, तो आपका नंबर बैंक रिकॉर्ड से हटा दिया जा सकता है, क्योंकि बैंक उन मोबाइल नंबर को अपने रिकॉर्ड से हटाने की तैयारी कर रही है जिन यूजर्स ने लंबे समय से यूपीआई से कोई भी पेमेंट नहीं किया। इसके साथ ही पहली तारीख से एसबीआई और पीएनबी समेत अन्य कई बैंक ग्राहकों के सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस से जुड़े नियमों में संशोधन करने जा रहे हैं। बैंक द्वारा खाता धारक के मिनिमम बैलेंस के लिए सेक्टर वाइज आधार पर नई लिमिट तय होगी और न्यूनतम बैलेंस खाते में न होने की स्थिति में फाइन लगाया जा सकता है। नए टैक्स ईयर की शुरुआत के साथ साथ केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम भी शुरू कर रही है, जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों को खुद को एनपीएस या यूपीएस के लिए वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करना होगा। केंद्र सरकार यूपीएस विकल्प चुनने वाले सभी कर्मचारियों के बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता का अनुमानित 8.5% अतिरिक्त अंशदान भी प्रदान करेगी। यूपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपए प्रति माह होगा, जो यूपीएस द्वारा न्यूनतम 10 साल की सर्विस पूरा करने पर दी जाएगी। आज से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ कई रेगुलेटर्स और वित्तीय परिवर्तन प्रभावी होंगे, जो टैक्स पेयर्स, डिजिटल भुगतान यूजर्स और पेंशन भोगियों को प्रभावित करेंगे। ऐसे में संशोधित इनकम स्लैब, नए यूपीआर रेगुलेशंस और यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस की शुरुआत सहित ये सभी बदलाव देश भर में लाखों लोगों के पर्सनल फाइनेंस को बदलने के लिए तैयार खड़े हैं। और आज इसी को आसान भाषा में समझने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं, जिनके साथ आज के इस टैक्स स्लैब को समझेंगे और समझाएंगे। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ विनीत रोमटा जी सीए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीसी न्यूज़ में। सर, सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है कि जो नया टैक्स स्लैब बनाया गया है, तो इससे लोगों को कितनी राहत और कितनी नुकसान देगा ये नया टैक्स स्लैब? देखिए, टैक्स स्लैब पे एक कमेंट करने से पहले मैं एक बात कहूंगा कि महंगाई हमारे देश में हर साल बढ़ती है जी। और ये एक नेचुरल प्रोसेस है। आप पीछे अगर 20 साल पहले चले जाएं तो जो टैक्स स्लैब्स हमारे बने थे वो टैक्स स्लैब्स हमेशा मेंटेन बने रहे, उसमें बहुत बड़े बदलाव नहीं किए गए, जबकि महंगाई हर साल 6% से लेकर 10% तक की दर से बढ़ती रही। सो आदमी की जो इनकम है वो भी उसी दर से बढ़नी चाहिए थी।
बट ये एक पहला साल है जहां पे एक राहत देने की सरकार ने प्रयास किया है। और जो स्लैब कंटिन्यूअसली बढ़ने चाहिए थे, वो इस साल में जो है सरकार ने एक बड़ा जंप दिया है और स्लैब को भी चेंज किया है। साथ में एक 87A जो एक रिलीफ होती है, उस रिलीफ को चेंज किया है। और ये कहा है कि 12 लाख रुपए तक की इनकम अगर आपकी आ रही है जी। तो वहां तक आपको टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। तो जहां पे ये जो है करीबन 60,000 के आसपास का जो है एक रिलीफ आदमी को देने का प्रयास किया गया है। जी। तो सर क्या लगता है आपको, इससे कितना आम जनता को इससे कितना फायदा होने वाला है, या व्यापारियों पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, जो भी हमारी सैलरीड क्लास है, तो जी। अगर आप एक मिडिल क्लास देखें, जो सैलरीड है वो 6 लाख से 10 लाख के इनकम के बीच में आता है। जी। और अगर हम उसकी आय देखें तो उस पे कहीं ना कहीं एक टैक्स बर्डन आ रहा था। अब ये जो सैलरीड क्लास है, इसको कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत मिलेगी और ये टैक्स में इसको एक अच्छी राहत मिलने के संकेत हैं। प्लस जिनकी सैलरीड उससे ऊपर है, उसके लिए भी जब स्लैब में चेंज हुआ है, जैसे अगर हम बात करें, फ्रॉम 4 लाख तक की इनकम को एग्जेम्प्ट किया गया है, 4 से 8 लाख तक 5% किया गया, 8 से 12 10%, 12 से 16 15, 16 से 20 20, 20 से 24 25 और 24 लाख से ऊपर 30%। तो अगर आपकी इनकम 12 लाख से ऊपर है, उस केस में भी आपको ये राहत जो है अच्छी खासी मिलने के लिए बजट में काफी आपके लिए स्कोप है। जी। तो सर, जिस तरीके से यूनिफाइड पेंशन स्कीम भी लागू कर दी गई है, तो क्या लगता है इस बार जो कर्मचारी हैं, जो पेंशनर, जो पहले से ही एनपीएस का इस्तेमाल करते आए हैं, तो उन पर क्या इसका असर पड़ने वाला है? देखिए, एनपीएस में एक जो है सरकार ने पीछे एनपीएस योजना लागू की थी। ये योजना जो एम्प्लॉयज हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, उनके लिए भी थी और जो है रेस्ट बाकी आम जन के लिए भी थी। लेकिन आप देखिए कि जैसे ही सब लोग शिफ्ट हुए न्यू टैक्स रेजिम में, वहां पे आम जन के लिए ये एनपीएस स्कीम का जो बेनिफिट था, वो बेनिफिट कहीं ना कहीं किल हो गया। तो ये एनपीएस योजना आम जन के लिए अगर हम देखें तो नए टैक्स रेजिम में आने के बाद जो है उसका उतना यूटिलाइजेशन नहीं रह गया है। तो वो कहीं ना कहीं एक नॉर्मल आदमी जो मेरे जैसा प्रोफेशनल है या सैलरीड क्लास है, वो शायद अब एनपीएस स्कीम का उतना बेनिफिट नहीं ले पाएगा, क्योंकि ज्यादातर आदमी अब न्यू टैक्स रेजिम में शिफ्ट हो जाएगा। सर, जिस तरीके से देखा जाए तो जो 12 लाख से अधिक सालाने की इनकम पर जो टैक्स नहीं देने वाला जो सरकार ने ये नियम निकाला है, तो ऐसे भारत में ऐसे कितने वर्ग आते हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, या कितने ऐसे लोग हैं जिनकी इतनी सैलरी है, या किससे कम लोग हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं? अगर आप नॉन मेट्रो सिटीज में देखेंगे तो ज्यादातर सैलरीड वर्ग ऐसा है जो 12 के अंदर ही अंदर लैंड करेगा। जी। और आज हम कानपुर में रहते हैं, अगर कानपुर की हम बात करें तो कानपुर में ज्यादातर मुझे लगता है 50-60% सैलरीड वर्ग ऐसा है जो 12 की इनकम के अंदर फॉल करेगा। और इवन अगर जैसे यहाँ पे ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में भी जो सैलरीज हैं वो 12 के रेंज के आसपास ही रहती हैं, थोड़ी बहुत कम ज्यादा हो सकती हैं। तो एक बड़ी क्लास को राहत मिलने की इसमें बात की गई है। सर, जैसे बैंकों में अगर आपको पैसे निकाल तो उस पर भी पेनल्टी निकाल दी गई है कि अगर मिनिमम आपके बैंक में पैसे नहीं होंगे तो उस पर भी अब एक पेनल्टी अमाउंट रख दिया गया है कि इतने पैसे आपको देने पड़ेंगे, तो उस पर क्या कुछ बोलना चाहेंगे? ये बैंक्स और उनका ऑपरेशन, जैसे पीछे गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई थी जहां पे सभी वर्गों को बैंक में के थ्रू जोड़ने का प्रयास किया गया था और वहां पे जीरो बैलेंस अकाउंट्स ओपन किए गए थे, बहुत सारी मेहनत की गई थी और लैक्स ऑफ अकाउंट जो है बहुत छोटे समय में खोले गए थे। बट आप जब उस पे प्रोसेसिंग फीस या कोई भी इस तरीके के चार्जेस लगाने की बात करेंगे तो ये जो मेहनत सबने मिलके की थी और इतने अकाउंट्स ओपन हुए थे, ये सारी मेहनत को कहीं ना कहीं किल करने का प्रयास हो जाएगा। और हम उस पूरे जो एक स्टेप आगे आए और करोड़ों लोगों के अकाउंट उसमें ओपन हुए, वो कहीं ना कहीं एक प्रयास किल हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रेगुलर बैंकिंग में नहीं है। आपके हमारे घर में जो लोग काम करने आते हैं उनके बैंक में रेगुलर पैसे का मूवमेंट नहीं होता है और वो बहुत छोटी पूंजी पे सरवाइव कर रहे होते हैं, डेली वेजर्स हैं, रोज पैसे आते हैं, रोज खर्च करते हैं। वो मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना उनके लिए बहुत दूर की कौड़ी है। सर, एक सवाल और है कि जैसे जो सीएनजी और पीएनजी के जो उपभोक्ता हैं, तो ये भी रूल निकाला गया है कि सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ा दिए जाएंगे, तो क्या लगता है आपको कि जो उसके उपभोक्ता उन पर कितना क्या असर पड़ने वाला है इसका? देखिए, अगर आप सीएनजी का इतिहास देखें तो मुझे लगता है 27 या 30 रुपए के आसपास से शुरू हुई थी
जी और आज के दिन ऑलमोस्ट पेट्रोल के रेट्स को टच करने जा रही होगी। जी सो ये जो है चीजें जो सीएनजी एक बहुत अच्छा विकल्प था, और ये विकल्प पेट्रोल और डीजल के रेट्स के आसपास आने जा रहा है। सो ये धीरे धीरे उसका जो एक विकल्प, सस्ता विकल्प था, वो सस्ता वर्ड खत्म हो गया है। जी और आप गैस सिलेंडर्स देखें, ये सारी चीजें जो रेट्स हैं, वो रेट्स दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। मुझे इसमें सरकार से सिर्फ एक ही चीज कहनी है, अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो हमारे जो कच्चा तेल है उसके रेट उस स्तर से नहीं बढ़ रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं आम जन को राहत देनी चाहिए। और इसको बहुत लंबे समय तक सरकार इस्तेमाल कर चुकी है अपना खजाना भरने के लिए। ये अलग बात है कि उस खजाने का उपयोग कहीं ना कहीं पब्लिक के लिए किया गया होगा, बट इसको कहीं ना कहीं अब राहत देके पब्लिक को इसमें राहत देनी चाहिए, बिकॉज इससे बहुत चीजें सस्ती और महंगी होती हैं। आज अगर पेट्रोल और डीजल महंगा होता है तो आप देखिए, आज आम जन जो सब्जी हमारे यहाँ घर रोज आती है, वो भी कहीं ना कहीं उसमें पेट्रोल डीजल खर्च होके आती है, तो जी कहीं ना कहीं उसका कंपोनेंट उसमें ऐड हो जाता है। तो एक महंगाई को कम करने के लिए ये सबसे बड़ा विकल्प होता है कि आप पेट्रोल और डीजल, सीएनजी, गैसेस, ये सबको सस्ता करें। सर, जैसे उनका सीएनजी और पीएनजी के दामों को बढ़ा दिया जाएगा, तो क्या लगता है कि क्योंकि ऐसे कई उपभोक्ता हैं, ऐसे कई लोगों का घर चलता है, तो क्या कुछ आपको लगता है कि उनके प्रभाव पड़ने वाला है? क्योंकि जिस तरीके से आपने सबसे पहले यही बोला कि आज महंगाई चरम सीमा पर है, और आम आदमी किस तरीके से अपना जीवन यापन करेगा, और अब सीएनजी भी महंगी कर दी गई है। जी, क्या कुछ कहेंगे इस पर? ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, और ये आम आदमी को इम्पैक्ट करता है। जी अगर आप डेली अपना मंथली बिल देखें, जो कि अब काफी घरों में जो है पाइप गैस आ गई है, सिलेंडर्स का एक विकल्प आ गया है। अगर आप अपना मंथली बिल देखें तो मुझे लगता है करीबन 1.5 गुना हो चुका है। जब आप सिलेंडर अपने घर में यूज करते थे और आज पाइप गैस यूज करते हैं, तो उसमें 1.5 गुने का डिफरेंस जो है मैंने कई जगह पाया है। तो ये धीरे धीरे जो है, ये जो डिफरेंसेस हैं, शायद अपर क्लास को उतना इम्पैक्ट नहीं करते हैं, बट जो मिडिल क्लास है, जो 25,000 रुपए, 20,000 रुपए की तनख्वाह प्राप्त है, उसके लिए महीने का अगर 1,500 का भी बजट चेंज होता है तो उसके लिए एक बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो इस पे कहीं ना कहीं कंट्रोल लाने की जरूरत है। सर, क्या लगता है आपको, ये जो बिल मतलब आया है, तो ये आम जनता के कितने हक में है? कितने हक में है ये आम जनता के? देखिए, इस बिल में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मोदी सरकार ने एक बहुत अच्छा काम करने का प्रयास किया है। ना सिर्फ इस बिल में, बल्कि इसके पिछले बिलों में भी उन्होंने कहीं ना कहीं एक डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का जो हर साल बहुत बड़े चेंजेस आते थे, वो सारे चेंजेस को एक दिशा में बांधने का काम किया है। और कहीं ना कहीं अब हमें ये पता होता है कि सरकार किस दिशा में काम कर रही है। जी लेकिन साथ ही में अगर हम कहें कि कंप्लायंस एक ऐसी चीज है जो बिजनेसमैन के ऊपर बढ़ती चली जा रही है। जब जीएसटी आया था तो जीएसटी में इतनी सारी कंप्लायंसेस जो है बिजनेसमैन के ऊपर आ गई कि उसकी जो कॉस्ट ऑफ बिजनेस है वो बढ़ जाती है। तो आज जो है, जब वो गलती करता है, देखिए बिजनेसमैन है, गलती भी करेगा, जब गलती करता है तो उसके ऊपर पेनल्टी, इंटरेस्ट, वो सब चीजों का जो बर्डन आता है, वो सब कहीं ना कहीं एक आदमी की जो डेली लाइफ है उसको वो इम्पैक्ट करता है। तो मेरा जो है यही कहना है कि ये जो बिल आया है उसमें जैसे एक और सरदर्द सरकार ने ऐड कर दिया है, सेक्शन 194T, जिसके तहत जितनी भी पार्टनरशिप फर्म्स हैं, वो सारी फर्म्स में जो रेम्यूनरेशन, जिसको हम आम भाषा में सैलरी कहते हैं, लेकिन पार्टनरशिप के केस में उसको रेम्यूनरेशन कहते हैं, तो रेम्यूनरेशन है या तो उस पे भी सरकार ने टीडीएस ला दिया है। अब प्रॉब्लम यह है कि टीडीएस जमा करने की जो तारीख है वो तो अप्रैल में होती है, लेकिन जो है आपका जो रेम्यूनरेशन है वो तो इससे तय होता है कि आपका प्रॉफिट कितना हुआ है, बिकॉज ज्यादातर रेम्यूनरेशन प्रॉफिट लिंक्ड होते हैं। और वो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो हमारी क्लोज होती हैं जाके ऑलमोस्ट सितंबर में। तो ये एक ऐसा सरदर्द बन गया है जो अब इस साल लोगों को बहुत अचरज में डालने वाला है, और बहुत नॉन कंप्लायंसेस इस पे लोगों को फील होने वाली है। जी, तो आपसे भी आगे बातचीत करेंगे। इसी बीच ज्ञानेश मिश्रा, व्यापारी नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीसी न्यूज़ में। सर, अनम्यूट कर ले, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हाँ मैडम बोलिए, अब आवाज आ रही होगी। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीसी न्यूज़ में। सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि जिस तरीके से आज ये नया टैक्स स्लैब किया गया है, उसमें कई बड़े बदलाव किए गए हैं, तो क्या लगता है आपको व्यापारियों के लिए ये कितना प्रभावी होगा? देखिए मैडम,
टोल टैक्स बढ़ाया जाना और जीएसटी में कुछ नियमों का बदलाव होना, ये सब पहले लोगों को जागरूक करना चाहिए। और टैक्सेशन, देखिए जीएसटी में कोई टैक्स रेट का अंतर तो नहीं हुआ है, जी लेकिन और चीजों में हुआ है। जैसे टोल टैक्स एक बड़ी चीज है। जी मुझे जी लगता है व्यापारियों के साथ साथ आम जनता भी उससे प्रभावित होती है। आम लोग जो जाते हैं, जी वो जी चाहे जी ओला उबर यूज कर रहे हो या फिर अपनी गाड़ी यूज कर रहे हो, तो उनको दिक्कत आती है। ये बहुत बड़ी एक, एक सवाल है कि अचानक कोई जी टैक्स लगा देना या बढ़ा देना बिना जनता को विश्वास में लिए, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है। बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, अभी बहुत सारी जानकारियां जैसे हम लोग अपडेट हो रहे हैं अभी। हम्म। अभी अब आपके मुझसे पहले एक चार्टर्ड अकाउंटेंट महोदय बोल रहे थे, मैंने उनको थोड़ा सा सुना है। तो बहुत सारी जानकारियां लोगों को, पहले व्यापारी हो या नागरिक हो, उनको पूरी जानकारी दी जानी चाहिए, तब लाया जाना चाहिए। और अचानक कोई महंगाई का बोझ बढ़ा देना, कोई भी टैक्स का रूप हो, चाहे टोल टैक्स या अन्य कोई चीज हो, वो सही नहीं है। जब भी कोई चीज लाई जाए, अब आपने देखा होगा, कभी कोई घटाने की बात नहीं आती है। पेट्रोल डीजल के रेट इंटरनेशनल मार्केट में, क्रूड ऑयल बहुत सस्ता है और पिछले कई सालों से एक ही स्थिर रेट चल रहा है। घटाने की कभी आपने इधर नहीं सुना होगा, कोई चीज घटाई गई, कीमतें घटाई गई या पेट्रोल डीजल के रेट घटाए गए, ये नहीं हो रहा। केवल बढ़ाने की बात हो रही है। हमारा आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार से निवेदन है कि कई चीजों में समीक्षा करने की जरूरत है, जो कीमतों में गिरावट ला सकती है। पेट्रोल डीजल में वैट प्रदेश सरकारों का और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ये कम होनी चाहिए, जिससे कीमतें कम हो। पेट्रोलियम कंपनियां भी विचार करें। दूसरा, जो आज से जो परिस्थितियां बदली हैं 1 अप्रैल से, उन पर भी पुनर्विचार होना चाहिए कई चीजों पर। और एक और आपसे, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि लगातार जीएसटी में जो नियम कानून है वो कठिन किए जा रहे हैं। कि एक नियम आज से और लागू हो रहा है कि कुछ ये जो जीएसटी में ई इनवाइस के साथ साथ, मुझे लगता है ई वे बिल में कुछ बदलाव किया गया है। कुछ दिनों की उसमें लिमिट दी गई है, वो बहुत क्लियरिफिकेशन उसमें नहीं किया जा रहा है। 180 दिनों तक आप ई वे बिल फिर जारी कर सकते हैं। ये मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ, बहुत स्थिति स्पष्ट इसमें नहीं हो रही है। ई वे बिल तो तत्काल परिवहन के लिए होता है। जब गाड़ी कोई माल हमने बेचा, परिवहन हो रहा होता है, तो ई वे बिल तो उसमें कंपलसरी होता है। फिर 180 दिन की क्या छूट दी गई है? मुझे लगता है विनीत जी मुझे सुन रहे हैं, इसके बारे में कुछ क्लियर करेंगे। बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं है और क्लियर करने की जरूरत है। जीएसटी में भी, जीएसटी में पहले से बहुत सारी खामियां हैं। वैट और सेंट्रल एक्साइज लागू है, जीएसटी के तहत पेट्रोल डीजल को लाना चाहिए। एक सबसे बड़ी समस्या, जीएसटी काउंसिल जो है उससे सर्वसम्मत से फैसले होते हैं। भाजपा से जुड़ी हुई सरकारें, जी विपक्ष जी की सरकारें सब बैठ करके कभी फैसला नहीं कर सकती। जब तक जनता से जुड़े, व्यापारी से जुड़े लोगों को भी ऐसी कमेटी में नहीं लिया जाएगा, तब तक कोई फैसले नहीं हो सकते। जी विनीत जी, आपने ज्ञानेश जी को सुना, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? वो जिस तरीके से बोल रहे हैं, या उनका कुछ कहना है, क्या कुछ कहना चाहेंगे उस पर? ये ज्ञानेश जी की बात बिल्कुल सही है, और जीएसटी से रिलेटेड जितने भी कंप्लायंसेस हैं उसका बर्डन व्यापारी पे बढ़ता चला जा रहा जी है। जब जीएसटी आया था उसका पर्पस था कि वैट को रिप्लेस करना और आदमी को बेटर कंप्लायंस में और इजियर मोड ऑफ बिजनेस देना। लेकिन अगर हम देखें कि शुरुआत में ई वे बिल आया, फिर उसके बाद ई इनवॉइस आया और उसमें समय सीमा के बंधन किए गए, और आज जिस तरीके से आईटीसी का उसमें अवेलेबल करना या डिनाई करने का प्रोसेसेस हैं और जिस तरीके से व्यापारी उसमें परेशान है, ये कहीं ना कहीं सरकार को इस पे सोचना पड़ेगा। बाकी जो 180 दिन की बाध्यता की बात है, वहां पे क्या है कि जीएसटी जो इनवॉइस है, कई सारे डिस्ट्रीब्यूशन हाउसेस ऐसे होते हैं जो 31 क्लोजिंग होने की वजह से हर मंथ या ईयर एंड पे बिल बना देते हैं, बट उनका जो मूवमेंट ऑफ द गुड्स है वो कुछ दिन बाद होता है, 15 दिन बाद या 20 दिन बाद। तो वहां पे वो चीजों की बाध्यता की गई है और उसमें ऐसा कोई विशेष नहीं है। मूवमेंट ऑफ द गुड्स पे ई वे बिल बनता है, लेकिन कई लोग ऐसा करते हैं कि बिल बनाने के बहुत समय बाद मूवमेंट ऑफ गुड्स करते हैं, तो उस चीज को रोकथाम के लिए ये सब बदलाव किए जा रहे हैं। बट जो जहां पे हमारा वेटेज है वो ये है कि जितने कंप्लायंसेस हैं, जितने एक व्यापारी को करने पड़ते हैं अपना व्यापार चलाने के लिए, चाहे वो टीडीएस के हों चाहे जीएसटी के हों, ये सब कंप्लायंसेस कहीं ना कहीं उसका सरलीकरण करना चाहिए। ये जो है कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा हो गए। जी
सबसे पहले ज्ञानेश जी, अगर देखा जाए तो टैक्स पेयर्स का एक बड़ा हिस्सा व्यापारी वर्ग से भी आता है, और जिस तरीके से अभी आपने बोला कि टोल टैक्स को लेकर भी आपने बोला कि आप उससे सहमत नहीं हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे कि व्यापारी वर्ग का क्या कुछ रुख है इस टैक्स बिल को लेकर? जी देखिए, जीएसटी में वैसे भी पहले से ही बहुत सारी दिक्कतें हैं। एक धारा 129 है जिसका दुरुपयोग खुलेआम होता है। धारा 130 में तो गाड़ी पकड़ी गई, वो तो टैक्सेशन की चोरी उसमें होती है टैक्स की। लेकिन धारा 129 में कंट्रावेंशन ऑफ एक्ट, नियमों को उल्लंघन को लेकर एक धारा बनाई गई है जिसके तहत सचल दल भी कार्रवाई करता है और एसआईबी भी करती है। इन सब में सुधार करने की जरूरत थी। जीएसटी काउंसिल, मैंने पहले भी कहा कि कई सरकारें, अलग अलग प्रदेश की कई सरकारों से जुड़ा हुआ जीएसटी काउंसिल है, इसलिए उसमें फैसला कोई सर्वसम्मत से नहीं हो पाता है। 20 से ज्यादा प्रदेशों में बीजेपी की सरकार है, बाकी सब जगह विपक्ष की सरकार है और सर्वसम्मत से फैसले होने होते हैं, इसलिए उसमें कुछ नहीं हो पा रहा है। और बड़ी चीजें आज भी कई चीजें जीएसटी काउंसिल में पेंडिंग है जिनको सुना जाना है या उन पर सुन करके विचार होना चाहिए, लेकिन फैसले नहीं हो पाते हैं। और रही बात 1 अप्रैल से आज से जो चीजें लागू हुई है, एक तो सबसे बड़ी बात इनकम टैक्स की एक नया स्लैब जो अभी पिछले बजट में जारी हुआ, उससे कुछ ना कुछ राहत मिल रही है। 12,75,000 तक बताया जा रहा है। जी। उसमें कुछ नियम भी है, वो सब चीजें कहीं ना कहीं अच्छी हैं। इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा एक निर्णय है। लेकिन हम सब सीधा जो डायरेक्ट टैक्स है जीएसटी, उस पर अभी बहुत सुधार की जरूरत है और सुधार करना चाहिए। हम व्यापारी लोग खास करके रोज दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उनको जीएसटी से। और सबसे जरूरी बात कि जो धाराएं बहुत सारी ऐसे लगाई गई, जैसे कि इनकम टैक्स की जो एमएसएमई की एक धारा है जो 45 दिन के अंदर पेमेंट देने की बात थी, 45 दिन के बाद अगर है तो आपके आय में जुड़ जाएगा। उसमें कुछ छोटी मोटी राहत तो मिली है, लेकिन इन सब चीज़ों को जो धाराएं कहीं ना कहीं, चाहे जीएसटी की हो, चाहे इनकम टैक्स की हो या किसी अन्य विभाग की हो, उन सब में कहीं ना कहीं राहत देने की जरूरत है। अगर राहत नहीं देंगे तो एक तरफ आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं देश में और प्रदेश में, और बिजनेस को आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बजाय उसको आप टफ करते जा रहे हैं। तो ये सब सरलीकरण की जरूरत है हिंदुस्तान में। मुझे लगता है कि जब जहां पर भी आप हमारी बाहर कहीं बात होती है तो जीएसटी में इतने ज्यादा सख्त नियम जितने अपने देश में है उतना बाहर कहीं नहीं है। एक उदाहरण दे रहा हूं, गल्ला, दलहन, तिलहन, 3 वस्तुएं गल्ला मंडी से जुड़ी हुई होती हैं। तीनों एक आड़ती या व्यापारी उस पर काम करता है, उसका व्यापार करता है। ये तीनों वस्तुएं 150 देश से ज्यादा जहां जीएसटी लागू है, उन सब में ये तीनों करमुक्त है। हिंदुस्तान में गल्ला, दलहन करमुक्त है, लेकिन 25 किलो को ऊपर है। 25 किलो की पैकिंग तक आपको 5% जीएसटी देना पड़ेगा और 25 किलो के ऊपर आपको करमुक्त है। और इसी तरह तिलहन में शुरू से 5%, चाहे 1 किलो हो चाहे 100 किलो, सब पे 5% जीएसटी है। तो ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। 1 किलो से 25 किलो तक 5% जीएसटी गल्ला और दलहन दाल में, और एक 25 किलो के ऊपर 5% जीरो। जबकि आपने देखा होगा जूते और फुटवेयर में और होजरी में 1000 तक कर मुक्त है जी। वो नीचे का स्लैब में वहां कर मुक्त किया हुआ है। और यहाँ गल्ले में नीचे में जो 1 किलो 2 किलो जो एक आम जनता लेती है उसको टैक्स के दायरे में लाया है और 25 किलो के ऊपर टैक्स लगा दिया है 5%। ये सब बहुत सारी खामियां हैं, इस पर कुछ देखने की जरूरत है, संशोधन करने की जरूरत है। जो 1 अप्रैल आज से जो बहुत सारे नियम लागू हुए हैं, चाहे टोल टैक्स हो या जीएसटी का ई वे बिल का मामला हो या इनकम टैक्स की बात हो, ये सब ठीक है, लेकिन सरलीकरण पर विचार करना चाहिए जीएसटी काउंसिल को, तभी कुछ अच्छा होगा। और देश में वाकई जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो बात होती है उसका अमल तभी होगा जब बिजनेस को और टैक्सेशन को सरलीकरण किया जाएगा। जी, तो ज्ञानेश जी, कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप काफ़ी असहमत नज़र आ रहे हैं इस टैक्स बिल से। तो फिलहाल आप दोनों ने ही अपनी बातें बड़ी ही स्पष्टता से रखी। तो विनीत रोंगटा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज्ञानेश मिश्रा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज यानी कि 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो गया है, जिसको लेकर हमारे दोनों ही मेहमानों ने अपना अपना पक्ष रखा। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। हमारे साथ देखते रहिए ABC न्यूज़।